व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं वक्फ बोर्ड को हाथ लगाया तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल दूंगा है, जगह जगह आग है। भैया क्या मतलब ओवैसी का फिर कोई भाषण आ गया होगा। तो मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है, करेंगे साथ में एंजॉय। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। अच्छा। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। कल को आकर बोलेगा ये शिवारेड्डी पेट की मस्जिद को मैं तोड़ दूंगा, तो क्या का नौजवान चूड़िया पहन के बैठ जाएगा कि यहाँ के बुजुर्ग बोलेंगे कि मैं ज़ईफ हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। बुड्ढा भी बोलेगा मरना है तो मस्जिद की हिफाजत करके मरूंगा। देखो जी, हमारा कुत्तों के मालिकों के लिए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, लेकिन जब कुत्ते का मालिक ही कुत्ते जैसी हरकत करने लगे तो उसके लिए फिर अलग व्यवस्था करनी पड़ती है। माने तो ऐसी जब सिचुएशन आती है तो ये मामला योगी बाबा जैसे नेताओं के हाथों में देना पड़ता है। बात करते हैं ओवैसी के बारे में। ये कह रहा है कि अगर वक्फ पर कानून बना तो हम भारत को 1990 के दशक में ले जाएंगे। तो मुन्ना, 90 के दशक में ले जाने के लिए सरकार कांग्रेस की चाहिए, अभी सरकार है बीजेपी की। और मोटा भाई तो वक्त पर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं 200 साल 300 साल पुराने मंदिर, लोगों के घर वक्फ की संपत्ति में ट्रांसफर कर दिए, कोई रोकने वाला नहीं है। मगर आप चिंता मत करो, यहाँ ऐसा नहीं होगा। मोदी जी वक्फ बोर्ड के कानून को उसके अंदर सुधार लेकर आए हैं। मुझे बताओ, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए वक्फ का कानून? बिल्कुल बिल्कुल, जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? ये विरोध कर रहे हैं गाड़ी वाले। पवार साहब, कान खोलकर सुन लो, जितना दम है विरोध कर लो। वक्फ का कानून संसद में पारित होने वाला है। 370 भी करा था, ये भी होगा। वक्फ की मनमानी और दानी कांग्रेस का घटिया राजनीति अब नहीं चलेगी। तुम लोग कितनी भी बयानबाजी पे लो, तुम लोग कितने भी स्कैनर पर स्कैन करवाकर वोटिंग करवा लो, लेकिन अब वो सब बकलोली नहीं चलने वाली है। अरे तुम लोगों की सहूलियत के लिए जेपीसी का गठन कर दिया गया था कि जेपीसी में अपने अपनी बात को रखो, लेकिन तुम लोग बात क्या रखे कि सब कुछ खत्म ही कर दो। 45 तो अमेंडमेंट उसने ला दिए, तो बचेगा क्या? जैसा था वैसे ही रहना चाहिए तुम लोगों के हिसाब से, लेकिन चाहिए ना। अभी कल परसों न्यूज़ आई थी, टाटा बाय बाय हो चुका है। ये तो इन्होंने कहा था कि अमेंडमेंट to speak, to express our views on clause by clause, right? Number one, he did not allow us to express our views regarding the amendments which we have brought. आपने सुना किस तरीके से सभी संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया है, और जो इसके मेंबर्स थे जेपीसी के विपक्ष के, वो इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और उनकी तरफ से विरोध दर्ज किया जा रहा है। जेपीसी तो एक डिले करने का बहाना था, असल में इन लोगों को तो आंसू बहाना था। ये अगर ऐसा हुआ तो ये 1990 में ले जाएंगे, लेकिन मुन्ना तुमको पता होना चाहिए कि सरकार भी अब की बार वो सीए एनआरसी के टाइम पे जो बवाल हुआ था उससे सबक लेकर अब की बार तुम लोगों को सीधा 2050 में पहुंचाने की तैयारी कर चुके हैं। बन गया ना, हिंदुस्तान का तख्ता पलटी कर देंगे हम लोग, सूरत बदल देंगे हिंदुस्तान का। और ये कैब अगर लागू हुआ, पूरा हिंदुस्तान के अंदर में हम लोग आगजनी कर देंगे, पूरा नस्त नाबूद कर देंगे पूरा शहर का प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये वीडियो उस समय का है जब प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेके बोल रहा है, तू लेके गया था तब ये हिंदुस्तान का तख्ता पलटी कर रहे थे, उल्टी पलटी कर रहे थे। लेकिन शायद आप लोग के न्यूज़ उस समय की मिली होगी, मैं भी दिखाया था कि ये तो उल्टी पलटी नहीं कर पाए, लेकिन इनकी बहन सफूरा जरगर बर्गर वो उल्टी पलटी कर दी थी, प्रेग्नेंट हो गई थी। अभी तक उसके अब्बू जान का पता नहीं लग पाया। अब वो जेल में है कि बाहर, ये भी जानकारी मन ने ना है। वैसे इन लोगों को एक और जख्म मिला है इन लोगों की उल्टी पलटी के दौरान, धमकी के दौरान, कि उत्तराखंड की धामी सरकार यूसीसी को पूरे तरीके से उत्तराखंड में लागू कर दिया है। हमने 2022 के विधानसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस चुनाव में गए थे और देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने अपना ये संकल्प रखा था
ये हमने वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठित होते ही सबसे पहले हम यूसीसी लाने के लिए काम करेंगे और हमने नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले यूसीसी लाने की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया। अब तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एक्ट बनकर तैयार हो गया, सारी चीजें हो गई, मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। प्रशिक्षण की भी जो कार्रवाई है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। जब से नया साल आया है ना, तब से पिल्लों को, उनके मालिकों को, चमचों को और खासकर दो मुहे सांपों के लिए तकलीफ बढ़ गई। चाहे वो महाकुंभ का आयोजन हो, चाहे वक्फ बोर्ड की अंतिम यात्रा हो, या फिर अब यूसीसी, ये बेचारे समझ ही नहीं पा रहे हैं उत्तराखंड में कर दिया ना। ये लोग आखिर अपना तसरीफ रख कर बैठे किस मुद्दे पर। भैया कुंभ पर बैठे या यूसीसी पर बैठे या वक्फ पर बैठे, कंफ्यूज है बेचारे। इसलिए इन्होंने अब की बार अलग अलग बांट लिया है कि तुम इस पर डंडी रोना करो, हम इस पर करते हैं। ऐसा है कि मेजॉरिटी के बेस पर जो चाहे कर ले, कोई भी कानून पास कर सकते हैं, परंतु ये समझिए कि ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अब उसमें इनको एग्जम्पशन किसी को देना नहीं है। अगर सारे देश के लोग एक तरह से हैं तो सारे देश के साथ यूसीसी लागू करना चाहिए उनको। और यूसीसी लागू करने का मतलब है कि आप जो है शरीयत में इंटरफेरेंस कर रहे हो। हर कानून मानते हैं हम, क्राइम में किसी को 302 है, 307 है, ये जो भी केसेस है सब में है। सिर्फ ऐसी कुछ चीजें जो शरीयत में है, शादी ब्याह, प्रॉपर्टी का बंटवारा, अगर इसमें इंटरफेरेंस करते हैं, मैं समझता हूँ ये हमें जल्दी मंजूर नहीं होगा और इसकी मुखालफत की जाएगी। मुखालफत, बकवास, डंडी रोना, धमकी, ये सब करो 2025 में इसकी आदत पड़ जाएगी। वैसे ये है समाजवादी पार्टी के अब्बू। मजा आया? ये नहीं पप्पू जी, मजे लेने से पहले पूरा तो सुन लिया करो। समाजवादी पार्टी के मालिक हैं ये, अब्बू आजमी, ऐसा था पूरा। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। वैसे ये बंदा ओवैसी के फुल टक्कर में रहता है और आगे भी निकलना चाहता है, लेकिन नहीं निकल पाता क्योंकि भसड़बाजी में वो थोड़ा आगे निकल जाता है। इसलिए इसने सोचा कि अब की मुद्दा सेम नहीं रखेंगे, वो अगर वक्त पे भौंकेगा तो हम यूसीसी पे। और जो बचेंगे चमचों के बादशाह, और जो पुराना उनका काम है सनातन परिवार, हिंदू आस्था परिवार, उसकी जिम्मेदारी उन्हीं की रहेगी। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को, तो जो सब्सिडी देते हैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूँ। अगर किसी को दुख हुआ तो सारी गरीबी तो कोई ऐसे त्योहार आते तभी आ जाती है, ये चीज नोटिस करियो। सारी गरीबी, भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, तुम्हारे 2-4 वोट और गए, मजदूरी नहीं मिल रही है। जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कंपटीशन में तो लोगों को पैसा ही तो मिल रहा है, वहां पर नौकरी तो मिल रही है लोगों को। टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। इतना आसान है ना सनातन पर, हिंदू आस्था को मजाक बनाना, उस पर चोट पहुंचाना, क्योंकि भाई उस पर कोई अतवा फतवा नहीं जारी होता। जो तुम कहना चाहते हो खुलेआम कहो, गाली देते चलो, साथ में हाथ जोड़कर माफी भी मांगते चलो कि नहीं हमारा मकसद ऐसा नहीं था। चलो तुम्हारा तो छोड़ो, तुम्हारी आदत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो नीचे बैठकर तालियां पीट रहे हैं कि उनको बोला जा रहा है कि गंगा में डुबकी लगाने से ऐसा होगा वैसा होगा, वो जो तालियां पीट रहे हैं उनकी मानसिकता क्या होगी? उन्हीं के कारण आज ये जिंदा है, इनकी पार्टी थोड़ा बहुत जिंदा है। इसने एक बात बोली कि भाई सब फोटो खिंचाने के लिए, अच्छे वायरल होने के लिए, टीवी पर अच्छा फोटो दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। तो भाई आयोजन तो योगी जी ने किया तो उनका तो दिखाना बनता है, लेकिन अखिलेश मियाँ ऐसा कभी नहीं करते, बिल्कुल नहीं। वो शांति से जाते हैं, स्नान करते हैं, चले आते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। ये होती है आस्था। समाजवादी पार्टी लोग स्नान करते हैं, चले आते हैं, कोई किसी से कोई मतलब नहीं, दिखावा नहीं करते। लेकिन कुछ सोशल मीडिया के बिगड़े लोग इनको यदमुल्ला कह के पुकारते हैं। तस्वीरें भी आपके सामने, इससे पहले उन्होंने हरिद्वार में मकर संक्रांति के मौके पर डुबकी लगाई थी और अब तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए महाकुंभ में पहुंचे हैं अखिलेश यादव और संगम में उन्होंने डुबकी लगाई है।
क्या मियाँ जी, हमने इतनी तारीफों के पुल बांधे आपके लिए, लेकिन आपने तो सब गंगा में बहा दिया, सब पोपट कर दिया आपने। एक बार को तो मेरे को लगा कि ये जो वीडियो है ये टीवी चैनल वाले चुपके से बना लिए होंगे, लेकिन जब मियाँ जी के एक्स पर हम गए तो नज़ारा कुछ अलग था। हाँ, तो इन्होंने कई प्रकार की डुबकी लगा रखी है, लेकिन इनसे कुछ डुबकी मिस हो गई है, हम उसको बता देते हैं। जैसे एक डुबकी कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए, एक डुबकी गेस्ट हाउस कांड के लिए, एक डुबकी बाप के अपमान के लिए, एक डुबकी बच्चे हैं बच्चों से गलती हो जाती है, बोला था ना ये, एक डुबकी रोटी के लिए, और सबसे बड़ी डुबकी मिल्कीपुर चुनाव के लिए, क्योंकि ये सब कांड मिल्कीपुर चुनाव के लिए ही किए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मियाँ भाई को और कौन कौन सी डुबकी लगानी चाहिए थी? कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिख कर बताएं। ओवरऑल जो भी मैं वीडियो आपको दिखाया, ये राजनीति है भैया, और धीरे धीरे आज की जनता सब जानती है। आज की जनता ना बहुत समझदार हो चुकी है, नो डाउट। जिसको वोट देना है वो जो पहले से वोट देते आ रहे हैं कि एक पक्ष के हम और एक वोट बैंक हमारा है और हमें तो बस इस नेता को देना है क्योंकि ये हमारे रिलीजन के लिए करता है। तो कुछ लोग उस तरीके से भी देते हैं, कुछ लोग देते हैं जो जिनके लिए ना पार्टी या रिलीजन से पहले देश आता है कि मेरा देश तरक्की कैसे करेगा। कई लोग कई बार ऐसे भी सोचते हैं कि यार टैक्स बढ़ रहा है लेकिन फिर भी हमारे देश के लिए बेटर क्या है, उसके लिए भी वोट दे देते हैं। नाराज़गी रहती है, आज के टाइम पर मिडिल क्लास नाराज़ है, टैक्स को लेकर नाराज़ है कि भैया इतना कुछ करते हैं लेकिन फिर भी सहूलियत के हिसाब से थोड़ा सा लगता है कि थोड़ी मेडिकल फैसिलिटीज़ और बेटर हो जाए या थोड़ी चीज़ें हो जाए। तो मुझे लगता है, लेकिन फिर भी हमेशा सबका एक वो कहते हैं ना, जैसे पार्टीज़ को पता है कि हमारा ये वोट बैंक है, वैसे ही वोटर्स को पता है कि भैया मेरी मानसिकता इस पार्टी को पसंद करती है, वो चीज़ हो जाता है। बाकी पॉलिटिक्स में आप एक चीज़ देखना कि नेता बड़ी जल्दी पलटते हैं, बड़ी जल्दी। और जो खड़गे जी से ये कहना चाहूँगा मैं कि आप वोटिंग के टाइम पर इस तरीके जब आप बातें करते हो तो ये आप फिर हर रिलीजन के बारे में बोला करो ना। हाँ, ये मैंने देखा है। जैसे मक्का जाने के लिए पर्टिकुलर एक गरीबी वाला जो वो दिया जाता है ना कि मंदिर बन गया, ये पैसे तो उसमें दे देते, यहाँ वो चले, ये पैसे तो इनको ये पता है ना कि आम जनता जो आम जनता है ना, जिसको जो इतनी पढ़ी लिखी है, फैक्ट्स नहीं जानती, उनको ये नहीं पता लगा कि वो पैसा आया कहाँ से था, ये वो पैसा सरकार ने लगाया या किसने लगाया। जिसकी आस्था है ना, नहीं एक चीज देखना, ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने, कितने गरीब लोग भी जा रहे हैं कुंभ। आस्था की बात ही नहीं कर रहा मैं, तो सबसे पहले बात कर रही हूँ जो बोला कि इससे गरीबी कहाँ मिटेगी। अरे भैया, वहाँ जो दुकान लग रही है, वहाँ जो काम कर रहे हैं तो लोग नौकरी भी कर रहे होंगे ना। अगर खाने पीने की जगह तो वहाँ पर लोग हाउस कीपिंग में भी होंगे, पैसा वो भी कमा रहे होंगे। रोजगार बढ़ा है कम हुआ है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। और जिसने कमाया है वो खर्च करने जा रहा है, और जो खर्च कर रहा है, जिसकी दुकान पर खर्च कर रहा है उसकी कमाई हो रही है। वहाँ पर जो उसके लिए हेल्पर होंगे, जो स्टाफ होगा, उनकी भी कमाई होगी क्योंकि उनको जॉब मिल रही है। एक नॉर्मल शादी भी होती है ना, तो उसमें भी सफाई वाले से लेके केटरिंग वाले से टेंट हाउस वाले सबकी कमाई होती है ना। उस हिसाब से तो जो घर के बच्चों की शादी इनके यहाँ भी होती होंगी, उनकी जगह ना उन्हें सीधा कोर्ट में नहीं इतने बड़े बड़े फंक्शन करते हैं मत करो। एक काम करो, शादी वहाँ करा के जितने भी आप अरेंजमेंट करते वो डायरेक्ट गरीबों में बांट दो। कहता हूँ कोई नेता बन जाता है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो समझदार हो। कोई हीरो बन जाता है, एक्टर बन जाता है, या यूट्यूब पे वीडियो बनाने लग जाता है, या फिर बहुत करोड़ों व्यूज आने लग जाते हैं तो वो समझदार, ऐसे नहीं होता। हर एक की एक क्षमता होती है। इन्होंने जो दिमाग लगाया हो मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ही वो कहते हैं ना कि बिना सर पैर का भाषण। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।